जय हिंद दोस्तों। हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं और जिसका नाम है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस बेसिकली होता क्या है कि एक तरह का प्रेसिडेंट की पावर होती है, और चूँकि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं तो प्रेसिडेंट की पावर होती है कानून बनाने की। तो आप ये समझ लीजिए कि इस ऑर्डिनेंस का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट महोदय जो कानून बना रहे हैं। वैसे ये आप जानते हैं, पीछे बता चुके हैं कि पार्लियामेंट का काम है कानून बनाने का। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें प्रेसिडेंट महोदय कानून बना रहे हैं। तो हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कहाँ क्या है। तो 123 ये ऑर्डिनेंस के बारे में प्रोविज़न करता है, जिसको कहते हैं अध्यादेश। ठीक है, क्या प्रोविज़न करता है? अब हम लोगों को एक चीज़ तो मालूम है, और वो चीज़ ये है कि पार्लियामेंट कानून बनाती है। और पार्लियामेंट हम आपको पीछे बता चुके हैं, पार्लियामेंट के बारे में आर्टिकल 79 में बताया पार्लियामेंट का क्या मतलब होता है। और पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट महोदय। ठीक है, हमने पीछे की वीडियोस में सब क्लियर किया है। कानून बनाने का भी तरीका हमने बताया, और कानून बनाने का तरीका ये होता है कि इन दोनों हाउसेज में से किसी भी हाउस में एक बिल पेश किया जाता है। हम मान लेते हैं लोकसभा में पेश किया जा रहा है, तो लोकसभा में कोई बिल पेश किया गया, इस पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ, जो हमने 3 रीडिंग बताई थी वो सब हुई, यहाँ से बिल पास हो गया। अब कहाँ गया? राज्यसभा के पास। राज्यसभा में भी यही सारी बातें हुई, बिल पास हुआ और डिस्कशन हुआ, पास हुआ, फिर चला गया प्रेसिडेंट महोदय के पास। और प्रेसिडेंट महोदय जब इस पे साइन कर देते हैं तो ये कानून बन जाता है, लॉ या एक्ट कहलाने लगता है। इतना प्रोसेस समझ में आया। तो हमको ये समझ में आता है कि जब किसी कानून को बनाना होता है तो दोनों सदनों का, दोनों हाउसेस का चलना ज़रूरी है, और ये सेशन में होना ज़रूरी है। परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं कि जिनमें मान लीजिए लोकसभा नहीं चल रही है, या लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही नहीं चल रही हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर थोड़ा सा जानकारी रखते हैं तो आप देखते हैं कि न्यूज़ अक्सर आती है कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, 1 जनवरी से शुरू होने वाला है, या शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, या मानसून सत्र शुरू होने वाला है। तो इस तरह से आपने सुना है। तो मान के चलिए कि 40-50 दिन ये सेशन चलता है, फिर उसके बाद में गैप हो जाता है, फिर 40-45 दिन 50 दिन चलता है, और इस तरह से चलता है। तो ये इस टाइम पे, लेकिन इस 45 दिन के बीच में ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि जब दोनों सत्र नहीं चल रहे हों, और या एक सत्र चल रहा हो, दूसरा सत्र ना चल रहा हो, तब ऐसी स्थिति हो सकती है कि कानून बना रहे हो। और कानून बनाने के बारे में आप समझ चुके हैं कि तीनों जब होंगे साथ में तभी कानून बन पाएगा। तो अगर मान लीजिए कि ये तीनों साथ नहीं है, उस परिस्थिति के लिए 123 यानी 123 ऑर्डिनेंस का प्रोविज़न करता है। ठीक है, 123 में क्या लिखा हुआ है कि इफ़ एनी टाइम, किसी समय, एक्सेप्ट बोथ हाउस इन सेशन, उस समय को छोड़कर जब दोनों सत्र चल रहे हों। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया और कंफ्यूजिंग है तो गड़बड़ कराए हैं बच्चे। बोथ हाउस इन सेशन, उस समय को छोड़कर जब दोनों सत्र चल रहे हैं, क्योंकि दोनों सत्र चल रहे हैं तो कानून बन ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्सेप्ट बोथ हाउस इन सेशन, तो उस समय को छोड़कर जब दोनों चल रहे हैं, तो दोनों चल रहे हो तो ऑर्डिनेंस जारी नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक चल रहा है और एक नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब तब जारी हो सकता है, तब ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है। यहां तक बात समझ में आ रही? इफ एनी टाइम द प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड, ये प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड वाला जो पॉइंट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग समझेंगे। इफ प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, और प्रेसिडेंट इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न है या अस्तित्व में है, विच रेंडम हिम नेसेसरी फॉर हिम, विच रेंडर नेसेसरी फॉर हिम, किस बात के लिए? जो इस बात को उनके लिए आवश्यक बना देती हैं, क्या करने के लिए? टू टेक इमीडिएट एक्शन। मतलब ये है कि अगर उस समय को छोड़कर जब दोनों सत्र चल रहे हों, उस समय को छोड़कर जब दोनों सत्र चल रहे हों,
प्रेसिडेंट इस बात से सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां अस्तित्व में हैं जो उनके लिए ज़रूरी बना देती हैं कि वो तत्काल एक्शन लें। ठीक है, वो तत्काल एक्शन लें। तब वो क्या एक्शन लेंगे? तब वो प्रोमोलगेट कर देंगे क्या? ऑर्डिनेंस, यानी कि तब वो अध्यादेश जारी कर देंगे। और कैसा अध्यादेश जारी कर देंगे? जैसा वो परिस्थितियां रिक्वायर करती हों या जैसा वो परिस्थितियों के हिसाब से ज़रूरी है। तो मोटी बात हमको ये समझ में आ गई बहुत आसान भाषा में, वो ये कि जब दोनों सत्र चल रहे हों उस समय को छोड़कर प्रेसिडेंट अगर इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि ऐसी परिस्थितियां अस्तित्व में हैं जो उनको इस बात के लिए मजबूर कर रही है, इस बात को आवश्यक बना रही है कि वो इमीडिएट एक्शन लें, तब वो इमीडिएट एक्शन ले सकते हैं। वो अर्श की बोतल करके छोड़ो। सॉरी यार। ठीक है, अब वो इसको ये कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब प्रेसिडेंट महोदय ये जो है जारी कर देंगे। अब क्या होगा? अब होगा ये कि ये तो हमको समझ में आ गया कि ऑर्डिनेंस जारी हो जाएगा। इस ऑर्डिनेंस के आगे क्या होगा? प्रेसिडेंट महोदय ने उस समय जब सेशन नहीं चल रहे थे तब ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, और ऐसे ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद इस ऑर्डिनेंस की वैल्यू क्या होगी? तो इसका 123 का सेकेंड क्लॉज क्या कहता है? ये कहता है कि ऑर्डिनेंस शैल हैव सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रकार से प्रेसिडेंट महोदय द्वारा जारी किया गया ऑर्डिनेंस उतना ही प्रभावी है, उतनी ही पावर रखता है, उतना ही इफेक्ट रखता है, उतना ही फोर्स रखता है जितना कि ये पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून, जो इस प्रोसेस से कानून बनता, ये बिल्कुल उतना ही प्रभावी होगा। ठीक है, अच्छा, ऑर्डिनेंस जारी हो गया, हमको ये समझ में आ गया ऑर्डिनेंस का बिल्कुल वैसे ही प्रभाव होता है जैसे कानून पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून का। फिर इसके बाद क्या प्रोसेस होगा कि ये कानून अपने आप में कंप्लीट हो गए, इसके बाद कुछ और एक्शन लिए जाने, तो इसके बाद और भी एक्शन लिए जाने। क्या है? जैसे ये ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा, इसके बाद इसको जब सत्र शुरू हो जाएंगे, मान लीजिए मार्च में फिर से सत्र शुरू हो रहा है, तो मार्च में जब सत्र शुरू होगा तो दोनों हाउसेस के सामने ये जो ऑर्डिनेंस है रखा जाएगा। ठीक है, और ऑर्डिनेंस रखा जाएगा का मतलब ये कि अभी तो हमने जब सत्र नहीं चल रहा था, प्रेसिडेंट महोदय ने उस टाइम के लिए कानून बना दिया। अब कानून बनाने वाली संस्था जो थी फिर से वापस काम करने आ गई है, तो दोनों हाउसेस के सामने इसलिए रखा जाएगा कि अब यहाँ पार्लियामेंट इस पर कानून बना दे। तो जाहिर सी बात है दोनों सत्र अगर इसको पास कर देंगे तो फिर कानून का रूप ले लेगा। अब एक स्थिति और हो सकती है, वो क्या? मान लीजिए सत्र शुरू हुए लेकिन 6 हफ्ते तक कोई इस पे एक्शन ही नहीं हुआ। अगर 6 हफ्ते तक कोई एक्शन नहीं हुआ तो 6 हफ्ते ख़त्म होने के बाद ये जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था, जो प्रेसिडेंट महोदय ने ऑर्डिनेंस जारी किया था, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर सेशन शुरू होने के बाद 6 हफ्ते तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, यानी कि इसको कानून के रूप में परिवर्तित नहीं किया गया, तो इस 6 हफ्ते के बाद ये जो ऑर्डिनेंस था, जो प्रेसिडेंट महोदय ने सेशन ना चलने की स्थिति में जारी किया था, अपने आप समाप्त हो जाएगा। अच्छा, तो ये एक चीज़ हो गई 6 हफ्ते समाप्त हो जाने के बाद स्वतः समाप्त हो जाने वाली। दूसरा पॉइंट ये, क्या 6 हफ्ते से पहले भी समाप्त किया जा सकता है? 6 हफ्ते से पहले भी समाप्त किया जा सकता है। ये 2 कंडीशन हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक तो प्रेसिडेंट महोदय जो हैं वो इस ऑर्डिनेंस को कभी भी वापस ले सकते हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि इस 6 हफ्ते के पहले अगर दोनों हाउसेस इस ऑर्डिनेंस को डिसअप्रूव कर देते हैं, यानी कि इसको अमान्य कर देते हैं, इसको कह देते हैं कि नहीं ऐसा ऑर्डिनेंस नहीं होना चाहिए, तो भी ये ऑर्डिनेंस अस्तित्व में नहीं रहेगा और समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लेते हैं। एक चीज़ और समझने वाली वो ये है कि आपने ये देखा कि पार्लियामेंट किन विषयों पे कानून बनाती है, उसके लिए 7th शेड्यूल बनाया गया है, और 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट,
स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पे कानून बना सकती है, लेकिन स्टेट लिस्ट पे स्टेट कानून बनाती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में ये कहें कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून नहीं बना सकती। अब सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि पार्लियामेंट अगर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून नहीं बना सकती तो क्या उस विषय पे ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है? बताइएगा। उस विषय पर ऑर्डिनेंस भी जारी नहीं किया जा सकता जिस विषय पर पार्लियामेंट को कानून बनाने की शक्ति नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्लियामेंट की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग जो पावर है इक्विवेलेंट टू और पैरेलल टू क्या है? लॉ मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। तो ऑर्डिनेंस बनाने की प्रेसिडेंट महोदय की शक्ति पार्लियामेंट की कानून बनाने की शक्ति के साथ साथ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं। ये 2-3 केस हैं, आपको इम्पॉर्टेंट हैं, समझ लीजिएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो ये दिमाग में बैठा के लिख दीजिएगा। वैसे मेरी समझ से क्वेश्चन लॉन्ग भी हो सकता है, लॉन्ग ही हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 केस हैं बेसिकली। एक ये आरसी कूपर वाला क्वेश्चन जो है, आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला मामला जो है, इसमें जो पक्षकार थे उन्हीं ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात का तर्क लिया था कि प्रेसिडेंट महोदय ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया है, इस ऑर्डिनेंस को जारी करने में उनका अपना सेटिस्फेक्शन नहीं है। यानी कि उन्हीं ने ये इस बात से अपने आप को संतुष्ट नहीं किया है कि जो परिस्थितियां अस्तित्व में हैं जिनकी वजह से ऑर्डिनेंस जारी किया जाना ज़रूरी है, प्रेसिडेंट महोदय इस बात से सेटिस्फाइड नहीं थे। ऐसा इसका तर्क दिया गया है इस मामले में कि प्रेसिडेंट महोदय, क्योंकि ऑर्डिनेंस तभी जारी होता है जब प्रेसिडेंट महोदय सेटिस्फाइड हो कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, एग्जिस्टेंस में हैं, जिनमें ऑर्डिनेंस जारी किया जाना ज़रूरी है। तो ये तर्क था कि प्रेसिडेंट महोदय ऐसी सर्कमस्टांसेस के बारे में सेटिस्फाइड नहीं थे और फिर भी उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। तो कोर्ट ने कहा भाई देखो बात समझो, और ये बात हम लोग पीछे भी समझ चुके हैं कि प्रेसिडेंट महोदय अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते। वो जो भी काम करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे करते हैं, और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सेटिस्फेक्शन प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन होता है। तो इस बात को ऐसे भी समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट महोदय जो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं ये कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे जारी करते हैं। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, ये कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है। इसमें एक बेयरर बॉन्ड करके वो लाया गया था जिसमें कुछ बॉन्ड जारी किए गए थे, और इसमें ये कहा गया था कि भाई ये जो लॉ है ये कहीं ना कहीं टैक्स लॉ से रिलेटेड है, और टैक्स लॉ से रिलेटेड होने के नाते चूँकि टैक्स लॉ का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग होता है, हमने धन विधेयक वाले में बताया है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट महोदय कानून ऑर्डिनेंस नहीं जारी कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने फिर यहाँ पे यही वाली बात दोहराई कि भाई ऐसा है कि ये जो 123 का सेकंड क्लॉज कहता है कि पार्लियामेंट के द्वारा जो जारी किया गया कानून होता है उसका मतलब उसका वही प्रभाव होता है जो पार्लियामेंट द्वारा, और पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस भी उन्हीं मैटर पे मतलब जो ऑर्डिनेंस जो है उन सब्जेक्ट मैटर पे जारी किया जाता है जिन पर पार्लियामेंट को लॉ बनाने की शक्ति है। और पार्लियामेंट को अगर टैक्स के विषय किसी टॉपिक पर लॉ बनाने की पावर है तो इसका मतलब प्रेसिडेंट महोदय को भी उस सब्जेक्ट पर ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर है। ठीक है, तीसरा एक केस ये जो डीसी वाधवा का है, ये बेसिकली बिहार राज्य से रिलेटेड है, और लेकिन चूंकि जो राज्यपाल महोदय ऑर्डिनेंस जारी करते हैं और जो प्रेसिडेंट महोदय जारी करते हैं दोनों का प्रभाव एक होता है, वो राज्य में काम करता है, ये पूरे देश में काम करता है। तो इस केस को प्रेसिडेंट महोदय के लिए भी गाइडलाइंस के रूप में माना जा सकता है। इसमें हुआ क्या था, इसमें ये शायद 87 का केस था, 1987 का, और इसमें 1980 तक 269 के आसपास ऑर्डिनेंस जारी किए गए, और इन ऑर्डिनेंस को जारी करने का हमने आपको देखा कि भाई ऑर्डिनेंस जब जारी होता है तो उसको संसद के सामने रखा जाता है, दोनों सदन उसको पास कर देते हैं तो कानून बन जाता है, और नहीं
पास होता है तो वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, बगैर इसको पास कराए हर बार जब सेशन ख़त्म होता था ये फिर से जारी कर दिया जाता था, और फिर से जारी करते करते ऐसी स्थिति थी, कुछ कानून कुछ ऑर्डिनेंस इसमें ऐसे थे जो 10 सालों तक इसी तरह से चल रहे थे। यानी कि पार्लियामेंट जो संसद और विधानसभा की कानून बनाने की पावर है उसको बाईपास करते हुए राज्यपाल महोदय इस तरह से ये ऑर्डिनेंस जारी कर रहे होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें ये कहा, अच्छा इसमें तो कुछ कानून ऐसे भी थे जिनमें प्रेसिडेंट महोदय की पूर्व अनुमति की भी ज़रूरत होती है और उस पूर्व अनुमति के बाद ही ये कानून बनते, तो ऐसे भी कुछ कानून इसमें थे शायद। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देखो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के साथ धोखा है, क्योंकि जो पावर जिसको दी गई उसको उस पावर से कहीं ना कहीं डिप्राइव किया जा रहा है। कानून बनाने की पावर अगर लेजिस्लेचर की है उसी को दी जानी चाहिए, और कहीं ना कहीं ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड है। इस तरह की स्ट्रिक्ट जो कमेंट थे सुप्रीम कोर्ट ने किए थे। चलिए, हमें लगता है कि आपको टॉपिक समझ आएगा। थैंक यू।